स्टार्ट करें। तो लास्ट क्लास में अपन इंडेक्स क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था वो था व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। यही था, देखो। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पेज में है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़े जल्दी से। उसी पेज में है ना, इतना पेज नंबर 96 एंड 110 है ना। ओके, तो क्या है अगला क्वेश्चन। Why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? Mammals हम हो गए, birds, ठीक है। तो इनमें चेम्बर ज्यादा थे ना, उनके बीच में सेपरेशन था क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग था। क्यों जरूरी है ये? एनर्जी नीड्स के लिए, और ताकि ब्लड दोनों मिक्स ना हो जाए, है ना। उससे आपका ब्लड जो है ऑक्सीजन प्रॉपर क्वांटिटी में पहुंचा नहीं पाएगा सेल्स तक, और इन एनिमल्स को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं। तो उसी पेज नंबर 96 का क्वेश्चन नंबर क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 2, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, चलो स्टार्ट करो। लिखना इसमें, बर्ड्स एंड मैमल्स नीड मोर एनर्जी। बर्ड्स एंड mammals need more energy for their high rate of metabolism, for their high rate of metabolism। उनकी बॉडी में इतना ज्यादा रिएक्शंस होते रहते हैं कि उनको उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। their high rate of metabolism and to maintain their body temperature, and to maintain their body temperature. Full stop. So birds and mammals have four-chambered hearts. Four-chambered hearts, because of which there is complete separation of two types of blood। कौन सा two types of blood? ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ ब्लड। और अगर ये डिवीजन नहीं होता तो क्या होता है? ये ब्लड आपस में मिक्स हो जाते। तो एक लाइन वो भी लिखेंगे, इफ इट वेर नॉट सो, इफ इट वेर नॉट सो, then there would have mixing of oxygenated and deoxygenated blood, oxygenated and deoxygenated blood, which would decrease the oxygen supply to the body tissues, to the
बॉडी टिश्यूज। क्लियर है? समझ के लिखो जो लिख रहे हैं ना आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पेज में, क्वेश्चन नंबर 3 उसी पेज का। देखिए क्या है क्वेश्चन, प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में क्वेश्चन। क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। उनके में क्या है, हमारे अंदर वो तीन था ना, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। वैसे ही प्लांट के पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो लिख लो, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम इज responsible for transport of water and minerals, transport of water and minerals। और सेकेंड लाइन में फ्लोएम के बारे में लिख लेंगे, फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल, या फिर फ्लोएम टेक्स पार्ट, चलेगा दोनों। फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। दोनों के लिए अलग अलग वर्ड यूज किए थे, इसमें यूज किया था अपन एसेंट ऑफ सैप, और इसमें यूज किए थे ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। तो ये उसी पेज का थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जिनका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। पढ़े, क्या है, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। तो ये अपन ने पूरा मैकेनिज्म लिखा हुआ है, एक बार आप लोग कॉपी देखो। जाइलम में जहां पे अपन ने पूरा जाइलम के बारे में लिखा हुआ है, वहां हमने तीन टाइप के फोर्स लिखे थे। एक लिखा था हमने रूट प्रेशर, फिर एक था सक्शन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल, और एक था कोहेशन। दिख रहा है क्या, देखो हेडिंग इज अ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। मिला क्या हेडिंग? अरे हाँ है ना, है ना। जस्ट आपके जाइलम के बाद वो होगा ट्रांसपोर्टेशन में। पहले हमने दोनों के बारे में लिखा था कि पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स पढ़े थे, उसमें मैकेनिज्म पढ़े थे, आपको मिल गया, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसके लिए, तो ये वापस मैं लिखवा नहीं रहा हूं, ठीक है। देखिए इसमें 3 पॉइंट हमने लिखा था, क्या क्या था वो पॉइंट, पहला रूट प्रेशर, फिर आपका कोहेशन, और तीसरा ट्रांसपिरेशन पुल। मतलब कोई है जो प्लांट के ऊपर है, जो उसको पानी को ऊपर खींचेगा, और वो क्या है, ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन होने के कारण ऊपर आपका लो प्रेशर क्रिएट हो गया, नीचे हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पानी जो है वो मूव होना चालू करेगा। और पूरा पानी एक साथ मूव क्यों हो रहा है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स में कोहेसिव फोर्स होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ऐसे पानी पूरा एक साथ ऊपर चढ़ना चालू होगा, ठीक है। और ऐसा ही हमने फ्लोएम में भी लिखा है, देखो आगे अगला देखो, फ्लोएम में, फ्लोएम में भी मैकेनिज्म लिखे हैं अपन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड लिखेंगे, और मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, अच्छा वो तो वाटर मिनरल्स है, हाँ ये वाला जो हेडिंग है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो इसमें अपन ने लिखा था कि प्लांट्स को एनर्जी लगेगी, एंड ये वाटर मिनरल्स को भेजने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बट अगर वो प्लांट्स जो अगर फूड को भेज रहे हैं तो उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो ये अपन जो पैराग्राफ लिखे थे ये आपका फूड के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं नहीं लिखवा रहा हूँ वापस से, ये आपके नोट्स में है, तो वहीं पे आंसर में लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये दोनों एक साथ ही है क्या उसी पेज में? हाँ, तो 4 और 5 का आंसर लिख लो कि इन नोट्स या जो भी आपको जैसा भी लिखना हो, और आप समझ जाओ कि मुझे कौन सा पेज देखना है। समझ रहे हो क्या? है ना, वहां पे आपका जो हेडिंग था वही हेडिंग भी लिख सकते हो कि इट्स आंसर इज इन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स,
फिर सेकेंड वाले का आंसर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड हमने जो पूरा लिखा था उसमें, ठीक है। चलो अगला देखो, ये भी नहीं लिखवाऊंगा, अगला देखो नेक्स्ट पेज में क्या है, पेज नंबर, अगला क्या है 98, पेज नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, ये पूरा लिखे हैं अपन, है ना? अरे हाँ है ना, स्ट्रक्चर में दो पार्ट थे ना, एक था आपका ऊपर में बोमेंस कैप्सूल और दूसरा पार्ट था पूरा नेफ्रिक का ट्यूब्यूल। उस नेफ्रिक नेफ्रिक ट्यूब्यूल में फिर तीन पार्ट थे, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। और उसका पूरा फंक्शनिंग भी लिखा था हमने कि कैसे यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, कौन सा पार्ट क्या कर रहा है। बोमेंस कैप्सूल में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है, फिर पीसीटी में आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन लिखा था हमने। फिर यहाँ पे लूप ऑफ हेनले में दो लिम्स हैं, एक असेंडिंग लिम्स जो ऊपर से नीचे आ रही है और एक डिसेंडिंग लिम्स जो नीचे से ऊपर जा रही है। हमने लिखा था कि एक लिम्ब वाटर एब्जॉर्ब करेगी और दूसरी लिम्ब सॉल्ट एब्जॉर्ब करेगी। फिर जब डीसीटी में पहुंचेगा पूरा फिल्ट्रेट आपका, तो वहां पे भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा एंड फाइनली द यूरिन इज कलेक्टेड इन द कलेक्टिंग डक्ट। ये पूरा फंक्शन, अरे आप लोग सुन रहे हो किसके लिए बोल रहा हूँ, अलग अलग बैठा दूंगा आपसे फिर अच्छा ही लगेगा फिर, ठीक है। तो ये पूरा फंक्शनिंग और उसका स्ट्रक्चर हमने लिखा हुआ है, तो ये भी वापस नहीं लिख पा रहा हूं, तो इसको भी लिख लो, रेफर टू नोट्स ऑफ नेफ्रॉन। वहां पे आपको इसका फंक्शनिंग भी मिल जाएगा और इसका स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो देखो अगला, उसी पेज का सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स? ये भी लिखे हैं, 4-5 पॉइंट लिखे थे ना प्लांट्स के, कि क्या लिखे थे, एक्सिशन ऑफ लीव्स लिखे थे, ट्रांसपिरेशन से पानी बाहर करेंगे, डिफ्यूजन से CO2 और O2 बाहर करेंगे, फिर एब्सिशन ऑफ लीव्स होगा, उसमें उनका स्टोर्ड प्रोडक्ट होगा, फिर उसके अलावा जाइलम के पास वो रेजिन्स और गम्स को स्टोर करके रखेंगे, वो उनके लिए वेस्ट है बट हमारे लिए वो यूजफुल चीजें हैं, राइट। तो हमने 5 चीजें शायद लिखी थी, O2, CO2, फिर वाटर, देन एब्सिशन एंड वो रेजिन्स एंड गम वाला। तो ये पांचों पॉइंट शॉर्ट में हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, समझ रहे? अगर 2 नंबर का होगा तो उतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं, हम उसको छोटा सा एक पैराग्राफ बना के लिख सकते हैं, एक ही साथ कॉमा डाल डाल के सारे के पास, एक्सप्लेनेशन जरूरत नहीं है कि CO2 डिफ्यूजन से बाहर जाता है, हमें बस ये बताना है कि क्या क्या मेथड से वो अपने वेस्ट को बाहर करते हैं, ठीक है। तो CO2 एंड O2 गोज आउट बाय थ्रू स्टोमेटा, ये लिख सकते हैं। फिर एक्सेस वाटर इज लॉस्ट बाय ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटा। फिर gums and resin are stored in xylems, है ना, they are also waste for plants। और एक एब्सिशन ऑफ लीव्स पे आप लिख सकते हो कि एब्सिशन ऑफ लीव्स टेक्स प्लेस, है ना, दैट इज ओल्डर स्टेम्स, ओल्डर लीव्स, है ना, दे स्टोर्ड, दे आर हैविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स इन देम, उससे वो क्या हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं और एक टाइम आएगा कि वो टूट के गिर जाएंगे, ठीक है। एब्सिशन वहां लिखे भी थे ना, एब्सिशन का मतलब फॉलिंग, ठीक है। तो ये भी है आपके नोट्स में, ठीक है, तो इसको भी आप लोग लिख लेना, रेफर टू एक्सक्रीशन बाय प्लांट्स या एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, सॉरी, है ना, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स अलग पढ़ा था हमने, इसमें आपको नेफ्रॉन का आंसर मिल जाएगा पूरा, और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में आपको ये वाले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, इंडेक्स क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड? हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड, मतलब अपन कैसे कंट्रोल कर रहे हैं कि कितना यूरिन फॉर्मेशन होना है और उस यूरिन में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। तो ये आपके पूरे वो ट्यूब्यूल तो डिसाइड कर रहे हैं ना, कुछ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, कुछ रीअब्जॉर्प्शन कर रहे हैं ताकि यूरिन कंसंट्रेट हो जाए, उसमें पानी कम रहे, सॉल्ट कम रहे, ग्लूकोज कम रहे, यानी यूजफुल प्रोडक्ट बाहर ना जाए, राइट। चलो उसका आंसर लिखो, पेज नंबर कौन सा ये वाला, पेज नंबर 98, पेज नंबर 98, हाँ। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 है ये, ओके, चलो इसका आंसर देखो,
क्वेश्चन समझ गया ना सभी? हाउ इज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड? ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट इसका, बाय रेगुलेटिंग द रेट ऑफ, बाय रेगुलेटिंग, रेगुलेटिंग का मतलब होता है कंट्रोल, है ना, कि आप कैसे कंट्रोल करो कि यूरिन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो बाय रेगुलेटिंग द रेट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, by regulating the rate of ultrafiltration in Bowman's capsule. In Bowman's capsule. और सेकेंड पॉइंट लिख लो उसका, by regulating the rate of selective reabsorption, ये आपके ट्यूब्यूल्स में होता है और ये बोमेंस कैप्सूल में होता है। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, selective reabsorption especially of water, सेलेक्टिव, अच्छा लिखा सिलेक्शन हो गया, सॉरी, सेलेक्टिव, ठीक है, selective reabsorption of especially of water। ठीक है, तो ये लास्ट सिंटेक्स क्वेश्चन था। चलो एक्सरसाइज में आ जाओ। एक्सरसाइज पहले 4 क्वेश्चन एमसीक्यूज है, जल्दी देखो क्या क्या आंसर होना चाहिए। एक्सरसाइज चारों जल्दी सॉल्व करो, 2 मिनट लेकर के चारों। और ये चारों क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए, उसको फिर डिस्कस करते हैं उसके बारे में। बाकी 3 हो गया। हो गया चारों। चलो पहला डिस्कस करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन। ऑप्शन ये आपका हो गया सी, ऑप्शन सी दैट इज एक्सक्रीशन, राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, द जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, यस, क्लोरोफिल आल्सो यस, सनलाइट यस, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide water energy takes place in माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहां से हो गया? ये तो आपका ब्रेकडाउन हो रहा है ना, ये कोई खाना थोड़ा बन रहा है जो क्लोरोप्लास्ट में होगा। खाना क्लोरोप्लास्ट में बनता है ना, एनर्जी तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। अरे एनर्जी लिख के समझ में आना चाहिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में होना चाहिए, तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम एनर्जी, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते थे ना। लेकिन जो भी एनर्जी बन रही है वो कहां बनेगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। अरे हमने वो जो चार्ट बनाया था ना, उसमें सबसे पहले क्या होता था? यहाँ पे ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज पहले पायरुविक एसिड में चेंज होता था। ये काम होता था साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म में। और फिर उसके बाद का जो प्रोसेस है, पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बनने वाला प्रोसेस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो वो मसल सेल्स में होगा, राइट। चलो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज
माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्लियर है फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। चलो अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ क्या बोल रहा है? हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस? क्या होता है, फैट कैसे डाइजेस्ट होते हैं? कौन है, कौन मेन मेन एंजाइम कौन है फैट के लिए? वो तो उसका प्रोडक्ट है, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, बट उसे करता कौन है, कौन सा एंजाइम करता है? हाँ, आइजूस, लाइपेज। कौन था? लाइपेज। ठीक है, स्टमक में वीक वाला लाइपेज था, इंटेस्टाइन और पेनक्रियास का जो लाइपेज था वो स्ट्रॉन्ग था, और एक था जो फैट पे काम कर रहा था जिसमें एंजाइम नहीं था, वो था बाइल जूस। इस प्रोसेस का नाम किसी को याद है? जहां पे बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे थे, दैट प्रोसेस वाज नोन एज इमल्सिफिकेशन। वेरी गुड, क्या था वो प्रोसेस? इमल्सिफिकेशन। दैट बाइल जूस वाज सेक्रेटेड बाय लिवर, और वो बस आपके फैट को छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर रहा है, वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, वो तो लाइपेज ही करेगा। ठीक है, चलो इसका आंसर लिखते हैं। डाइजेशन ऑफ फैट्स इज स्टार्टेड इन, डाइजेशन ऑफ फैट स्टार्ट्स इन, ऐसा लिखना, डाइजेशन ऑफ फैट्स स्टार्ट्स इन, डाइजेशन ऑफ फैट्स स्टार्ट्स इन स्टमक। स्टमक में भले लाइपेज वीक है, पर वो स्टार्ट तो कर देता है। स्टमक कंप्लीट नहीं कर पाता, कंप्लीट तो वो इंटेस्टाइन में ही होगा। ठीक है, स्टार्च का भी अगर डाइजेशन पूछे तो स्टार्ट माउथ से होगा, बट एंड इंटेस्टाइन पे ही होगा। और अगर इन इन जनरल डाइजेशन पूछा जाता है कि कहां से स्टार्ट होता है कहां खत्म होता है, तो माउथ और इंटेस्टाइन ही बोलेंगे, एनस नहीं। डाइजेशन तो इंटेस्टाइन में खत्म हो जाता है ना, फिर तो एब्जॉर्प्शन और इजेशन है, तो एनस से तो इजेशन हो रहा है ना, पर डाइजेशन कहां चालू हुआ और कहां खत्म हुआ? तो माउथ से स्टार्ट हुआ और स्मॉल इंटेस्टाइन पे खत्म हुआ। अगर फैट का स्पेशली पूछ रहा है तो स्टमक से चालू हुआ, क्योंकि माउथ में फैट का डाइजेशन स्टार्ट नहीं होता है, माउथ में सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट होता है, लेकिन माउथ के पास सिर्फ एमिलेज है, लाइपेज नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखो इसमें। डाइजेशन ऑफ फैट स्टार्ट्स इन स्टमक एंड कंप्लीट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड कंप्लीट्स इन, एंड कंप्लीट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, and completes in small intestine. Full stop. Gastric juice of stomach has, gastric juice of stomach has a weak lipase, has a weak lipase, which which converts, which converts only small amount of fat, only small amount of fat into fatty acid and glycerol. फिर फुल स्टॉप लिखेंगे, पेनक्रियाटिक एंड इंटेस्टिनल जूस, पेनक्रियाटिक एंड इंटेस्टिनल जूस, intestinal juice have strong lipase, have strong lipase, which converts
all the remaining fat into fatty acid and glycerol. ठीक है, एक लाइन बाइल जूस के बारे में भी लिख लेते हैं. बाइल जूस ऑफ लिवर, bile juice of liver helps in emulsification of fat. Helps in emulsification of fat. ठीक है. चलो हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है क्वेश्चन? क्या है सलाइवा का रोल? हाँ, स्टार्च यहीं से स्टार्ट होगा डाइजेस्ट होना. उनके पास सलाइवरी एमिलेज है. उसके अलावा ये आपके खाने को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करेंगे. और सलाइवा क्या रोल है? ये थोड़ा सा खाने को लुब्रिकेट भी करेगा ना, ताकि हमको एनगल्फ करने में आसानी हो. ठीक है, चलो लिखो इसका आंसर सलाइवा वाले. देखो, सलाइवा ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवा ऑफ salivary glands contains a enzyme called contains a enzyme called salivary amylase. Salivary amylase. इसका एक नाम और लिखना, इसको टाइलिन भी बोलते हैं. पी साइलेंट, पी टी वाई ए एल आई एन. बुक्स में अगर ये भी दिखेगा तो ये एमिलेज ही है. ठीक है, तो सलाइवा और सलाइवरी गन कंटेन्स एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमिलेज या टाइलिन. फुल स्टॉप. It converts 30 to 40% of starch, 30 to 40% of starch into maltose and into maltose and
isomaltose into maltose and isomaltose. एक लाइन और उसके लिए also saliva helps in lubrication of food so that it can be engulfed easily. It can be engulfed easily. ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 7. टोटल कितने क्वेश्चन है? 13 ना. चलो जल्दी 7 देखो. What are necessary conditions of autotrophic nutrition and what are its byproducts? ये भी तो देख चुके हैं. क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की? दे नीड सनलाइट, है ना, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. बाई प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन है. बाई प्रोडक्ट अलग होता है ना, प्रोडक्ट अलग होता है. प्रोडक्ट तो उनका ग्लूकोज है, स्टार्च, और बाई प्रोडक्ट क्या होता है जो उनके काम का नहीं है वो रिलीज कर देते हैं, वो ऑक्सीजन है. ठीक है, चलो लिखो इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. देखो इसको. नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर necessary conditions for autotrophic nutrition are carbon dioxide, water and sunlight. Full stop. To carry out the process of photosynthesis, they need chlorophyll. First up, byproduct लिखते हैं. Byproducts of photosynthesis byproduct of photosynthesis is oxygen, which is released. कहां से आता है ऑक्सीजन? आता कहां से है? टोमेटो से तो बाहर जाएगा, बट ये आया कहां से ऑक्सीजन? वो तो ठीक है, बट किसके थ्रू आया? वाटर, सॉरी ऑक्सीजन. वाटर का फोटोलिसिस हुआ था ना, वाटर H2O जो है वो O2 और H2 में ब्रेक हुआ था, तो which is released due to photolysis of water. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन नंबर 8. रीड द क्वेश्चन. पढ़ो क्वेश्चन नंबर 8. पढ़े. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? What are the differences between aerobic and anaerobic respiration? Name some organisms that use anaerobic mode of respiration.
तो क्या क्या पढ़े अपन डिफरेंसेस? क्या डिफरेंस? सबसे पहला मेन डिफरेंस उनका डेफिनेशन ही हो जाएगा कि एक को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर रेस्पिरेशन, एक को नहीं है। फिर एक में एनर्जी कम बनेगी, एरोबिक में एनर्जी ज्यादा बनेगी, एनारोबिक में एनर्जी कम। ठीक है, देखो, और उनका प्रोडक्ट भी, एक में CO2 बन रहा है, एक में अल्कोहल बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है। ठीक है, चलो देखो टेबल बनाना। टेबल में ऊपर एक कॉलम में एरोबिक, दूसरे कॉलम में एनारोबिक, एरोबिक, एनारोबिक। चलो, फर्स्ट फर्स्ट आंसर, फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट देखो, एरोबिक के नीचे इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहला, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या हो जाएगा? इट अकर्स इन द absence of, it occurs in the absence of oxygen। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट में आते हैं। सेकंड पॉइंट, अंडर एरोबिक it occurs inside the mitochondria। it occurs inside the mitochondria। यहां साइटोप्लाज्म में ही हो जाएगा, तो लिख लेना इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। थर्ड पॉइंट, एरोबिक के नीचे एंड प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। एंड प्रोडक्ट्स आर, एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड H2O, एंड प्रोडक्ट्स। और यहां हो जाएगा लैक्टिक एसिड या इथिल अल्कोहल। लैक्टिक एसिड कब? अगर मसल सेल्स में हो रहा है। और इथिल अल्कोहल कब? जब ईस्ट कर रहा है। ठीक है, तो एंड प्रोडक्ट्स आर इथिल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट लिखेंगे एनर्जी का। एक में ज्यादा एनर्जी बनती है, एक में कम एनर्जी। तो लास्ट पॉइंट लिख लो, मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड अराउंड 36 ATP, वहां पे सिर्फ 2 ATP। और यहां पे लिख लेना लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, एक चीज और पूछा है क्वेश्चन में कि किसमें होता है ये रेस्पिरेशन, तो अरेबिक में लिख लेना। एग्जाम्पल में, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, मोस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मोस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इसका लिख लेना, सम बैक्टीरिया ईस्ट, some bacteria yeast, कुछ worms भी होते हैं, worms एक्सेट्रा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 डन। जिनका हो गया 9th क्वेश्चन पढ़ो। पढ़े 9th क्वेश्चन। इसी के जैसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में इंटेक्स क्वेश्चन में भी देखा था, बस वहां पे ये था कि हाउ आर लंग्स डिजाइन टू एब्सॉर्ब गैस। देखो एक बार क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन में देखो, लंग्स वाला जो क्वेश्चन होंगे ना, उसमें आपको इसी टाइप का क्वेश्चन दिखेगा। जल्दी देखो, वहां हमने लिखा भी था कि 700 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं, इनको जब एक एक को खोला जाएगा तो कितना एरिया होगा? 100 स्क्वायर मीटर का एरिया, ऐसा कुछ हमने लिखा था।
है वाला क्वेश्चन इंडेक्स क्वेश्चन में, है ना? तो वैसे ये क्या था वो क्वेश्चन, एक बार रीड करना। हाउ आर द लंग्स डिजाइन, ऐसे ही हमने पढ़ा था हाउ आर द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्सॉर्ब मैक्सिमम फूड, यहाँ पे टू एब्सॉर्ब मैक्सिमम ऑक्सीजन गैस, ठीक है? तो एल्बुलाई के बारे में लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिखो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, देखो, टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फैसिलिटेट मतलब हेल्प करना ना, टू फैसिलिटेट exchange of gases, to facilitate exchange of gases, the alveoli are, the alveoli are thin, पतले होंगे तभी एक्सचेंज हो पाएगा, ठीक है? थिन वॉल्ड, थिन वॉल्ड, कॉमा मोइस्ट, कॉमा वेस्कुलर, कॉमा डाल के परमिएबल, एंड न्यूमरस इन नंबर, नंबर में ज्यादा भी होने चाहिए, एंड न्यूमरस इन नंबर। तो अराउंड 700 मिलियन एल्वुलाई है दोनों लंग्स मिला करके, ठीक है? टू प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, टू प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स आने चाहिए कि उनकी वॉल्स थिन होगी, मॉइस्ट होंगे, वेस्कुलर होंगे और परमिएबल होंगे, ठीक है? देन ओनली दे विल अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मोरओवर दे शुड बी मोर इन नंबर, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हम कलेक्ट कर पाए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहे हैं क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज? क्या होगा? हाँ, पेंटिंग, पर वो कैसे हुआ? वो तो फाइनल हो गया ना, ऑक्सीजन की कमी होगी, है ना? क्योंकि ये ऑक्सीजन, ये हीमोग्लोबिन ही तो है जो ऑक्सीजन कैरी करके सेल्स तक लेके जा रहे हैं। तो अगर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा? ऑक्सीजन कैरी करने वाले कम हो जाएंगे। तो पढ़वाने के लिए वो अलग से कुछ देते हैं, जैसे आपको फ्रूट्स के लिए बोलते हैं कि जैसे आप अगर अनार खाएंगे तो उससे आपका खून बढ़ता है ना? ऐसी चीजें देते हैं जिससे आपका जो ब्लड है वो, उसमें हीमोग्लोबिन का कंटेंट बढ़ेगा। आयरन कंटेनिंग चीजें खाएंगे तो हमको हीमोग्लोबिन का कंटेंट बढ़ेगा, ठीक है? उसकी एक वैल्यू होती है कि वो विमेन में अराउंड 11 to 13 होना चाहिए, मेन में अराउंड 12 to 15, ऐसा उसका वैल्यू होना चाहिए हीमोग्लोबिन का, ठीक है? अगर नहीं होगा तो वही ऑक्सीजन की कमी होगी सेल्स में, है ना? तो वो फेंटिंग का कंडीशन आएगा, ठीक है? चलो इसको लिख लो, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, deficiency of hemoglobin decreases oxygen carrying capacity, decreases oxygen carrying capacity of RBCs, from lungs to body tissues, लंग से ही कैरी करके लेके जाते हैं, फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यूज, टू बॉडी टिश्यूज, which causes hypoxia, HYPOXIA, एनॉक्सिया भी बोलते हैं इसको, जहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। हमारी जो थिंकिंग कैपेसिटी है ना,
वो धीरे धीरे कम होने लगती है अगर ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी तो। ठीक है, तो हाइपोक्सिया इन द ब्लड टिश्यूज कॉजेज हाइपोक्सिया इन द ब्लड टिश्यूज। फुल स्टॉप। दिस डिक्रीज द एनर्जी सप्लाई, ऑब्वियसली एनर्जी सप्लाई कम होगा क्योंकि ये ऑक्सीजन ही तो है जो सेलुलर रेस्पिरेशन करके एनर्जी बना रहा है। तो दिस डिक्रीजेस एनर्जी सप्लाई, this decreases energy supply and metabolic rate of organism and metabolic rate of organism। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11। डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी। ये अपन लिखे हैं पूरा। दो टाइप का सर्कुलेशन था ना, क्या क्या था, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक, याद है। ठीक है, तो वो दोनों डेफिनेशन प्लस दोनों का अलग अलग टाइप ऑफ सर्कुलेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 12। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 12। डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम, क्या क्या डिफरेंस है। क्या हो गया, देखो जाइलम ना सिर्फ यूनिडायरेक्शनल फ्लो करेगा, यानी कि रूट से शूट्स तक जाएगा, क्योंकि पानी तो नीचे ही आ रहा है ना रूट्स में, और यहां से ऊपर ले जाना है। बट खाने का मूवमेंट बाई डायरेक्शनल होता है, खाना ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, राइट। ऊपर से वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी लगती है। ठीक है, वाटर के ट्रांसपोर्ट को हम एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं और इसको ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ठीक है, इसको लिख लेते हैं पॉइंट वाइज। क्वेश्चन नंबर 12 लिखना, थ्रू जाइलम थ्रू जाइलम थ्रू जाइलम थ्रू जाइलम moves water and mineral moves water and minerals water and minerals obtained from the soil, obtained from the soil। On the other hand, on the other hand, on the other hand, phloem transports product of photosynthesis, product of photosynthesis from the leaves, from the leaves to other non-green parts of plants। ठीक है, तो ये तो पहला डिफरेंस हो गया, दोनों ले जाते क्या है, जाइलम क्या ले जा रहा है, फ्लोएम क्या ले जा रहा है। ठीक है, अगला अगले पैराग्राफ पे एक पॉइंट और लिखते हैं, लिखना, फॉर एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, फॉर एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फैक्टर्स लाइक ट्रांसपिरेशन पुल,
cohesive force, cohesive force of water are responsible. ठीक है, कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता जाइलम को पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. ठीक है, फुल स्टॉप डाल के द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, द ट्रांसलोकेशन of food is achieved by utilizing energy. Utilizing energy. Utilizing energy. Full stop. With ATP. ATP के फॉर्म में तो एनर्जी होती है. With ATP, food is transferred. Food is transferred to phloem. पहले लीफ से फ्लोएम में खाना डालना पड़ेगा ना, तो उसके लिए लीव्स को एनर्जी देनी पड़ती है खाने को फ्लोएम में डालने के लिए. ठीक है, यहाँ पे वो सक्शन पुल से खिंचा जाता है, तो अलग से कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती जाइलम को. ठीक है, तो फूड इज ट्रांसफर टू जाइलम, फुल स्टॉप. ड्यू टू दिस इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर. ये अपन वही चीज लिखे हैं जो अभी एक क्वेश्चन भी था ना कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कैसे करता है. ड्यू टू इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर, water moves into it. This moves the material. This moves the material into tissues having less pressure. ठीक है, पानी जो है वो टिश्यूज से फ्लोएम में आएगा, जिससे फूड पुश होकर के टिश्यूज में आ जाएगा. ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए. लास्ट. कंपेयर द फंक्शंस ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनी. दोनों ही अपने अपने सिस्टम के मेन है ना, दोनों अपने अपने सिस्टम के मेन हीरो है ना. मतलब एल्वियोलाई रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन है, फंक्शनल यूनिट, और नेफ्रॉन अपने यूरिनरी सिस्टम का मेन यूनिट है, दैट इज किडनी, है ना, उसका मेन पार्ट है. यही है जिसमें यूरिन बन रहा है, राइट. तो लिखना दोनों के बारे में. लिखो फर्स्ट पॉइंट, alveoli are sites of respiration. Alveoli are sites of respiration inside the lungs, while nephrons are structural and functional unit of structural and functional unit of kidney in excretion. Second point, दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. एल्वियोलाई क्या है? थिन वॉल्ड सैक जैसा है, और नेफ्रॉन्स, इनमें बोमेंस कैप्सूल है, इसमें ट्यूब्स है. ठीक है, तो सेकंड पॉइंट, एल्वियोलाई आर थिन वॉल्ड, एल्वियोलाई आर थिन वॉल्ड sac like structures
while Bowman's capsule ये कप जैसा था. Bowman's capsule is a cup like structure of nephrons. Point number 3, एल्वियोलाई में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, और नेफ्रॉन्स में फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है. तो एल्वियोलाई अलाउ exchange of gases while ग्लोमेरुलस याद है क्या था? वो जो गुच्छा था अंदर ब्लड कैपिलरीज को, उसको अपन ग्लोमेरुलस बोल रहे थे, वही तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन कर रहा था. while glomerulus allows passage of, जो फिल्ट्रेट बना था उसमें क्या क्या था? पानी भी था, ग्लूकोज भी था, राइट. allows passage of water and a number of useful and harmful material. ठीक है. और एक लास्ट पॉइंट लिखना, 4th, इसी में लिखता हूं. सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ये किसमें होता है? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन्स में कि एल्वियोलाई में? नेफ्रॉन्स में. एल्वियोलाई कोई एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, वो बस गैसेस का एक्सचेंज करेगा. तो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन occurs in nephrons while it does not occur in alveoli. While it does not occur in alveoli. ठीक है. तो ये आपका चैप्टर खत्म. ठीक है. नेक्स्ट क्लास से विल स्टार्ट विथ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. केमिस्ट्री वापस आते हैं, है ना. एक केमिस्ट्री का हो गया था, फिर हमने फिजिक्स का लाइट किया, और ये बायो का लाइव प्रोसेस. ठीक है. इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगला टेस्ट इसी का लूंगा मैं. तो ये वीक पूरा पढ़िए. आज ट्यूसडे है ना, इस संडे को इसका टेस्ट रखेंगे लाइव प्रोसेस का. ठीक है. 4 दिन है और 4 प्रोसेस है. हाँ, 4 दिन 4 प्रोसेस. नहीं. ठीक है, चलो डन.